नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे आने में महज कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन इन नतीजों के आने से पहले मैं आपको इंडिया न्यूज के उन रिपोर्टरों का एग्जिट पोल दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने हिमाचल और गुजरात के चप्पे चप्पे को कवर किया है। किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, इन रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल देखना क्यों जरूरी है, ये भी समझिए। असल में इंडिया न्यूज के ये वो रिपोर्टर हैं जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों ही राज्यों में शहर से लेकर दूर दराज के गांवों तक गए और वहां की सियासी नब्ज को टटोला, जनता के बीच जाकर जनता से जुड़े मुद्दों को समझा, उनके मूड को भापा। ग्राउंड जीरो से इन रिपोर्टरों ने ये जाना कि आखिर चुनाव को लेकर सियासी हवा का रुख क्या है। ऐसे में नतीजों से महज कुछ घंटे पहले इन रिपोर्टर का एग्जिट पोल सीटों को लेकर इनका विश्लेषण जानना बेहद जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स का एग्जिट पोल, क्योंकि रिपोर्टर ही किसी न्यूज चैनल की बैकबोन होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे तमाम रिपोर्टर से। मैं सबसे पहले सबको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। हमारे साथ प्रकाश पांडे हैं, हमारे सीनियर एडिटर राजीव शर्मा है, हमारे सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट यतेंद्र शर्मा है, हमारे सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट मनीष अवस्थी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर अरविंद शर्मा है, हमारे रिपोर्टर संजय शर्मा है, हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंट राकेश टंडन है, हमारे सीनियर स्पेशल करेस्पॉन्डेंट हमारे साथ राजेश कुमार है जो कि हमारे मुंबई ब्यूरो को देखते हैं, विपिन परमार है जो कि हिमाचल को कवर कर रहे थे, और रोहित सांवल है जो कि हिमाचल को कवर कर रहे थे। तो इन तमाम लोगों से हम जानेंगे कि उनका एग्जिट पोल क्या कहता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल की। हिमाचल, विपिन आप बताइए कि आपका एग्जिट पोल क्या कहता है हिमाचल के बारे में। कुल 68 सीटें हैं हिमाचल में। देखिए बिल्कुल दीपक जी, हिमाचल के चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज गया और इस बार का जो चुनाव था वो काफी दिलचस्प चुनाव देखने को मिला, क्योंकि हिमाचल की सियासत में जब भी चुनावी बिगुल बजता है तो ये देखने को मिलता था कि लोग, क्योंकि यहाँ पर या तो लोग कांग्रेस से जुड़े होते थे या बीजेपी से जुड़े होते थे, लेकिन इस बार जो मतदाता था वो काफी शांत दिखा। और एक बात जो हर लफ्ज से सुनने को मिली वो ये थी कि विकास को, नए प्रारूप को जो है वो मतदान किया जाएगा। इस बार की अगर एग्जिट रिपोर्टर यानी कि मेरे एग्जिट पोल की बात की जाए तो भाजपा जो है, जिस तरह से जो नतीजे एग्जिट पोल्स के आए हैं, भाजपा लीड पर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर भी दिखाई देती है कांग्रेस के बीच में, क्योंकि वीरभद्र सिंह अकेले जो है वो प्रचार की कमान संभाले हुए थे। ऐसे में भाजपा का तमाम कुनबा जो है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो हिमाचल में अलग अलग जगहों पर गया, रैलियां की गई, एक बड़ा प्रचार किया गया, लेकिन वीरभद्र सिंह के द्वारा भावुकता जो एक कैंपेन शुरू किया गया, उनका जो भावनात्मक कैंपेन था, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को अपने साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया। ठीक है, विपिन नंबर्स, भाजपा है, विपिन नंबर्स। जी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 36 सीट को तक रहेगी, कांग्रेस जो है वो 30 का आंकड़ा जो है वो हासिल करती नजर आएगी और अन्य जो है वो 2 पर टिकेगी। मुझे एक बात बताइए, हर एग्जिट पोल ये कह रहा है 45 से 55 या 45 से 50 बीजेपी के लिए, आपने उसको 36 पर क्यों टांग दिया जो बहुमत से बस थोड़ा सा ही ज्यादा है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से हिमाचल के समीकरणों की बात की जाए तो कांगड़ा और मंडी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और हिमाचल की राजनीति परिवर्तन की राजनीति रही है हमेशा से, या तो कांग्रेस सरकार में आई या भारतीय जनता सरकार में आई, लेकिन इस बार चुनाव काफी दिलचस्प था। पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा पोर्ट्रे किया गया, उसके बाद प्रेम कुमार धूमल को लाया गया एज अ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। ऐसे में कहीं ना कहीं वीरभद्र सिंह को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अपर हिमाचल और कांगड़ा में जिस तरह से कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, 15 सीट का विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांगड़ा के हैं, ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से शंट आउट होती नजर नहीं आई, क्योंकि वीरभद्र सिंह जहां पर प्रधानमंत्री रैली करते थे, वीरभद्र सिंह अकेले ही अपनी गाड़ी में वहां के लिए निकल जाते थे। अपर शिमला या अपर हिमाचल की बात की जाए, 2 हिस्सों में मैं हिमाचल को जो है विभाजित करूंगा, अपर हिमाचल और लोअर हिमाचल। मंडी की अगर बात की जाए तो पंडित सुखराम का परिवार जैसे ही मंडी में भाजपा के साथ सम्मिलित हुआ या उनको भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद से ही मंडी में समीकरण बदले, भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लीड मिलती नजर आएगी, लेकिन कांगड़ा को बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जो साइलेंट वोटर था उसको जिस तरह से, जितना मैं समझ पाया,
यही था कि नेक टू नेक रहेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लीड पर जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से दीपक जी ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी प्लेयर किसी भी पार्टी को दे पाना मेरे लिए मुनासिब नहीं, लेकिन 36 का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुमत के पास है। ऐसे में क्योंकि पूरा का पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो हिमाचल में था, तकरीबन 8 रैलियां प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर की गई। ऐसे में ये जो सीट्स दी गई है तमाम आंकलन के राजीव, लेकिन इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार या करप्शन का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ जाता नहीं दिख रहा है वहां के वोटरों में। अगर आप 36 ही दे रहे हैं, यानी वीरभद्र सिंह जिस हालात में फंसे हैं उनको उसका मतलब नुकसान नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर जो है एक कैंपेन को पूरा का पूरा आगे बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, गुड़िया का जो मामला था, वो गुड़िया प्रकरण की जो बात की जाए उसने कांग्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज किया और कांग्रेस जो है वो इसीलिए पिछड़ती नजर आई क्योंकि कहीं ना कहीं इन दो मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो लगातार हिमाचल में अलग अलग जगहों पर जाकर बूथ स्तर पर जो कैंपेन किया गया उसकी लीड भाजपा को जो है मिलती नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें तो राजा वीरभद्र सिंह जो कि 2012 के चुनावों में भी उन्हें लास्ट में जब कैंडिडेट बनाया गया था मुख्यमंत्री पद का, उस समय भी वो अकेले ही हिमाचल घूमे थे, शीर्ष नेतृत्व उनके साथ उस समय भी नहीं था। लेकिन आज के दिन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो भावनात्मक ट्रंप कार्ड उनके द्वारा खेला गया कि मैं मेरी शादी चल रही थी, सीबीआई आती है उनके द्वारा। एक मिनट प्रकाश, मुझे थोड़ा तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा, हम एक एक सवाल ही आपस में ले सकते हैं। विपिन ने बताया कि उसके हिसाब से 36 सीटें जाएंगी भारतीय जनता पार्टी को और 30 सीटों के आसपास जाएगी कांग्रेस को और 2 अन्य को। लेकिन हमारे एडिटर रोहित सावल भी हमसे जुड़े हुए हैं। रोहित, मुझे ये बताइए कि आप कितनी सीटें दे रहे हैं, टू बी प्रिसाइज एग्जैक्ट सीटें बताइए सबसे पहले। हाँ दीपक जी, देखिए मैं विपिन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर आप सीटों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अपना करने वाली है, क्योंकि अगर हिमाचल के चुनाव को अगर दीपक जी अगर हम देखते हैं तो 1985 का चुनाव था जब कांग्रेस ने यहां पर 58 सीटें जीती थी, यानी ऑल टाइम हाई। उसके बाद 1990 का चुनाव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 46 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जनता दल ने 11 सीटें जीती थी। यह आंकड़ा बना था कुल मिलाकर 57 का। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी और जो मेरा आकलन है, मेरा अनुमान है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में 50 सीटें जीतेगी, कांग्रेस 16 सीटें और 2 सीटें मैं अदर्स को दे रहा हूं। अदर्स में एक मैं आपको बता दूं कि सीपीआई एम एक सीट पर जो कि शिमला की ठियोग सीट है वहां पर बड़ी मजबूती से लड़ रही है, तो मुझे वो आकलन लग रहा है। और एक अन्य सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी के बागी है वो जीत सकते हैं, ये मेरा आकलन है दीपक जी। और अगर कारणों की बात आप जानना चाहें तो मैं वो भी आपको सिलसिलेवार बता सकता हूं। रोहित, मैं और आप दोनों एक वक्त में हिमाचल में थे और आप जो कह रहे हैं मैं उससे काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि कांग्रेस के कई लीडरों से, मैं अब उनका नाम नहीं लूंगा, वो खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि पार्टी में वीरभद्र के नाम पर जो है पहले ही इतनी ज्यादा आपस में खींचतान थी, वो खुद शायद नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस किसी तरह जीते। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि आप भी लगातार उस दौरान वहीं उसी एरिया में घूम रहे थे? बिल्कुल प्रकाश, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए वीरभद्र सिंह, कांग्रेस का जो अंदरूनी गुटबाजी है वो एक बड़ी वजह कांग्रेस की हार की रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अगर उत्तर दिशा की तरफ से तो वीरभद्र सिंह दक्षिण दिशा की तरफ, पार्टी का मैनिफेस्टो जारी होता है, प्रदेश अध्यक्ष वहां से नदारद रहता है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं आया। रंजीता रंजन जरूर आई या शिंदे यहां पर आए, जिनका अगर हम ये कहें कि हिमाचल में मासिस में उनकी कोई इतनी अपील नहीं थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो प्रकाश जी और दीपक जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक का ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी ने बेहद सोची समझी रणनीति के तहत और बड़े शानदार मैनेजमेंट के साथ ये चुनाव लड़ा। ये पहली बार है हिमाचल प्रदेश में जब शांता खेमा और धूमल खेमा नहीं है, नहीं तो हिमाचल में हमेशा शांता खेमा और धूमल खेमे की लड़ाई रहती थी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े स्ट्रेटेजिकली, पहले तो शांता कुमार की अगर बात करें तो वो सांसद हैं और इस बार चुनाव में उन्होंने उस तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन लग रहा था कि धूमल और जयप्रकाश नड्डा आमने सामने होंगे, लेकिन वैसी स्थिति भी नहीं हुई। जगत प्रकाश नड्डा ने भी जमकर प्रचार किया, उनकी अटकलें लग रही थी, उनको सीएम प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भांपा मूड को, सियासी मिजाज को, क्योंकि यहां का राजपूत वोटर बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे में प्रेम कुमार धूमल को यहां पर अनाउंस किया, तो वो भी एक बड़ा फायदा बीजेपी के लिए रहा। ठीक है,
आप रोहित, और अगर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं हिमाचल के लिहाज से। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड। जी दीपक जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर हम ये कहें कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कर्मचारी इस सरकार से खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, एक फ्रंट पर जरूर सरकार की फजीहत हुई। गुड़िया कांड जो हुआ हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में, जब इस तरह का कांड हुआ तो पूरे प्रदेश में गलत मैसेज गया। और अगर एम्प्लॉइज की बात करें, वो इस सरकार से खुश थे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पुअर मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल तक की मैनेजमेंट, जबरदस्त मैनेजमेंट। अमित शाह यहां आते हैं हिमाचल प्रदेश में चुनाव से ठीक 6 महीने पहले, और उन्होंने पूरी रणनीति यहां तैयार की। एक बूथ 10 यूथ, इसके अलावा और भी कई तरह के प्रकल्प चप्पे चप्पे में हिमाचल प्रदेश में चलाए गए। और सबसे वेल ऑर्गेनाइज्ड अब तक का भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश का यह चुनाव है दीपक जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी अपने 1990 के इतिहास से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जब 46 सीट बीजेपी ने अपने दम पर यहां पर हासिल की थी। ठीक है रोहित, आपकी बातें मुझे काफी हद तक कन्विंसिंग लगती है, विपिन की भी कन्विंसिंग लगती है, लेकिन जो बदलाव प्रेम कुमार धूमल के बाद हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वहां ठाकुर और ब्राह्मण वोट महत्वपूर्ण है, लेकिन ठाकुर वोट्स की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है, इसके बावजूद कि वीरभद्र सिंह यहां पर सीएम रहे हैं। अब देखते हैं कि औसत क्या है विपिन और रोहित के जो एग्जिट पोल है उनका औसत क्या है। उसके हिसाब से बीजेपी को 43 सीटें, 43 सीटों के साथ बीजेपी आसानी से बहुमत बना लेगी, आसानी से सरकार बना लेगी और प्रेम कुमार धूमल फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे हिमाचल प्रदेश के। आइए अब गुजरात की तरफ चलते हैं। 5:30 हो चुके हैं और गुजरात की शुरुआत हम करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव शर्मा से। राजीव, आप बताइए कि आप गुजरात में बीजेपी को कितनी सीटें दे रहे हैं? दीपक जी, सीधे सीटों पर आ जाता हूं और मैं जहां तक आकलन कर पाया, जितना भी गुजरात में घूमा, मैं करीब 110 से 115 के बीच में बीजेपी को सीटें दे रहा हूं और कांग्रेस को यहां पर 67 से 72 के बीच में। इसमें मैं छोटू भाई वसावा को भी जोड़ रहा हूं, जिग्नेश मेवाणी जिनको कांग्रेस की तरफ से समर्थन दिया गया उनको भी जोड़ रहा हूं। सारी सीटों को कांग्रेस के ही खेमे में रख रहा हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर अगर मैं फैक्टर देखता हूं, एक खास फैक्टर जिसको मैं अगर परसेंटेज वाइज देखना चाहूं तो करीब 30% इस पूरे चुनाव में बीजेपी की वापसी के कांग्रेस के सेल्फ गोल को मानता हूं। यहां पर आप भी सोचेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतना प्रचार किया, सेल्फ गोल का मतलब सीधे सीधे छोटे में बताऊंगा, राहुल का धर्म और कांग्रेस का संकट। सोमनाथ से जो शुरू हुआ धर्म संकट, उसके बाद कहीं बहुत जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात को कहा जाता था उसको कैश किया बुरी तरीके से बीजेपी ने। दूसरा, मणिशंकर का अय्यर का जो बयान आया, 2 बयान आए जिसमें औरंगजेब की एक कहानी आ गई और दूसरा प्रधानमंत्री पर सीधा सीधा हमला, और तीसरा इस दौरान इस बीच में जब राम मंदिर मामले पर सुनवाई हो रही थी तो कपिल सिब्बल ने जो सुनवाई को 2019 तक टाले जाने की बात कही, कहीं बहुत ये सेल्फ गोल इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार लगे मुझे। जहां तक कच्छ, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की बात मुझे लगती है, पाटीदार का ग है सौराष्ट्र जहां पर पाटीदार काफी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर कि पाटीदार सीधे सीधे हार्दिक के साथ जाते हुए समझ में आ रहे हैं। मांडवी जो कि कच्छ का इलाका है वहां पर काफी समर्थन है। नखत्राना एक ऐसी जगह है दीपक जी जहां पर यह जरूर कहा कि कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन वो बहुत जायज वजह थी। वहां पर उसने कहा कि ईमानदार नेता है, ईमानदार कैंडिडेट है और दूसरा स्थानीय है, लिहाजा यहां भी हम कांग्रेस को एज नहीं दे पा रहे। हालांकि लगा ऐसा रहा है कि वो सीट कांग्रेस के पाले में। तो एक तरीके से जो साउथ गुजरात है और कच्छ है, यहां पर जो उम्मीद है उससे बेहतर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। और मध्य गुजरात और जहां तक उत्तर गुजरात की बात है वहां पर फंसेगी, लेकिन मध्य गुजरात और सेंट्रल में अपना होल्ड कायम रखेगी। लिहाजा मैं 115 तक आकर टिक जाता हूं। 115 तक आकर टिक जाते हैं और आपका आंकड़ा काफी कुछ एग्जिट पोल के जो प्रिडिक्शंस हो रहे हैं उसके नजदीक है। पीएम होने की वजह से मोदी को फायदा, आपने कहा 10% जी, लेकिन मोदी 1 से 10 तक मोदी थे गुजरात चुनाव में। देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात है, हम माने ना माने दीपक जी, मैं इस बात को खुद सोच रहा था, लेकिन अगर गुजरात में प्रधानमंत्री को जो लोग हैं वो वड़ा प्रधान की, एक शब्द है वहां पर गुजरात में वड़ा प्रधान, और वड़ा प्रधान से जब गुजरात के लोग खुद को जोड़ते हैं तो कहीं बात उन्हें यह लगता है कि प्रधानमंत्री हमारे गुजरात से है और प्रधानमंत्री हमारे यहां से आकर हमसे अपील कर रहा है, तो उसको रुसवा करना, उसको परेशान करना यहां पर
ठीक नहीं है। तो मैं 10% बहुत कम दे रहा हूं प्रधानमंत्री को, लेकिन यहां पर गुजराती अस्मिता अगर मैं जोड़ दूं तो वहां पर एक और सपोर्ट मिल जाता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया की बहुत खास तौर पर समझ रखते हैं, कब कहां किस भाषा में बोलना है, कैसे बोलना है। हमने देखा है हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में बोलते हैं। इन चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को गुजराती तक रखा। एक भाषा का जो कनेक्ट है ना दीपक जी, उससे इस बुरी तरीके से बांधा जहां पर कांग्रेस करीब करीब फेल होती नजर आई। वो जो कनेक्ट है जहां पर गुजरात में धीकों की बात सामने आ गई कि मैं गुजरात का बेटा सामने हूं और मुझ पर ये हमले हो रहे हैं, ये सारी चीजें कहीं बहुत एज देती गई। लेकिन बार बार मैं कहूंगा कांग्रेस के सेल्फ गोल, क्योंकि निचले स्तर पर करप्शन भ्रष्टाचार की मौजूदगी दिखी मुझे भी, लेकिन कांग्रेस के सेल्फ गोल कहीं ज्यादा जिम्मेदार है अगर बीजेपी 115 हासिल कर ले जाती। बिल्कुल ठीक, मैं आपके इस एनालिसिस से खुद व्यक्तिगत तौर पर सहमत हूं, क्योंकि मैंने भी गुजरात में जाकर देखा है कि वहां के हालात किस तरीके के हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अरविंद शर्मा के पास, जो कि अहमदाबाद रहते हैं और उन्होंने गुजरात के हर उतार चढ़ाव को बड़े नजदीकी से कवर किया है। अरविंद, सीधे जाऊंगा कि आप पहले आंकड़े बताइए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि आपको कौन से फैक्टर्स लगते हैं इन आंकड़ों के कारण। दीपक जी, अगर मैं बात करूं आंकड़ों की तो भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास यहां रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वैसे तो सत्ता प्राप्त करेगी, मेरे अनुमान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा। इसकी वजह है विरोध। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले 2 साल से आंदोलन चल रहे थे, चाहे दलितों का आंदोलन रहा हो, चाहे पाटीदारों का आंदोलन रहा हो। तो सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन जिनका सपना 150 था वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। 100 के आसपास भारतीय जनता पार्टी रहेगी और सरकार आसानी से बनाएगी। लेकिन अरविंद, अगर आप 100 के आसपास कर रहे हैं और 80 से 85 कांग्रेस को दे रहे हैं, थोड़ी सी चूक, मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, क्या ये चूक कांग्रेस के पक्ष में हो सकती है? दीपक जी, ये कहना शायद जल्दबाजी होगा, लेकिन ये कांग्रेस ने जो नुकसान किया है वो खुद अपने हाथ से किया है। कांग्रेस में आखिरी वक्त में जो बयान आए हैं, चाहे कपिल सिब्बल का बयान हो, चाहे मणिशंकर अय्यर का बयान हो, उसमें उसके बाद जो है ना गुजरात की राजनीति में बदलाव हुआ और वो झुकाव सीधा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ चला गया। गुजरात की अस्मिता से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को जोड़ा। पर पाकिस्तान फैक्टर भी आप कितना मानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मुद्दा भी उठा बाद में। देखिए, मुझे लगता है ये मुद्दा गौण था इस बार। ये मुद्दा गौण था क्योंकि जिसका राहुल के धर्म का मामला उठा था तो उसके बाद किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया था। जब मणिशंकर अय्यर का बयान आता है, जब कपिल सिब्बल का बयान आता है, उसके बाद एक बदलाव दिखाई देता है। जब प्रधानमंत्री सूरत से अपना बयान देते हैं कि मुझे इस प्रकार के शब्द कहे गए, तो गुजरात की अस्मिता से प्रधानमंत्री ने अपने आप को जोड़ा और उसके बाद जो बदलाव हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ और वही कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें कांग्रेस मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। अरविंद, तो आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काफी विरोध था। अरविंद, तो आपको क्या लगता है जो भी वोटर है, आप जो मिजाज समझ पाए, वो 12 साल के मोदी के विकास को देखकर वोट कर रहा है, पिछले 3 साल की रूपाणी सरकार या आनंदीबेन पटेल को देखकर वोट कर रहा है? किस उलझन में है गुजरात का वोटर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो भी कुछ प्राप्त होना है उसमें सीधे सीधे जवाबदार, उसके लिए सीधे सीधे अगर किसी को वोट मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को मिल रहे हैं, अमित शाह को मिल रहे हैं। और कुछ इस बार मतदान कम हुआ है राजीव। अगर मैं मतदान की बात करूं तो 3 या 4% का फासला रहा है वोटिंग में, 4% मतदान कम हुआ है। जिन लोगों की नाराजगी थी उन्होंने इस बार मतदान ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि उन्होंने कांग्रेस को जाकर वोट दिया हो, लेकिन वो वोट भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला तो कांग्रेस को भी नहीं मिला, तो नाराजगी दोनों तरफ थी। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात आपके एनालिसिस की ये लगी है कि गुजरात में मोदी फैक्टर से लाज बची, इसको आप 40% वेटेज दे रहे हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मोदी से लेकर मोदी तक, 1 से लेकर 10 नंबर तक अगर कोई फैक्टर रहा है गुजरात चुनाव के अंदर तो वो मोदी का रहा है। अरविंद, मैं आपसे आगे बढ़ता हूं और इसके बाद सीधे चलता हूं मेरे सहयोगी संजय शर्मा के पास। संजय, मुझे बताइए कि अब आपको क्या लगता है, आपने भी कवर किया है, आप बीजेपी नेतृत्व के बड़े क्लोज टच में रहे, आपके हिसाब से सीटों का प्रोजेक्शन क्या होगा? दीपक जी, मेरे हिसाब से बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है गुजरात में, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर था वहां पर वो था पाटीदार। अगर पाटीदारों ने अगर बीजेपी को वोट नहीं किया होता तो बीजेपी सीधे गड्ढे में चले जाती, बीजेपी सीधे मैदान से बाहर हो जाती, पिक्चर से बाहर हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाटीदार
वोट में कांग्रेस सेंध नहीं लगा पाई। अगर पाटीदार अगर कांग्रेस को वोट दे देते तो कांग्रेस की सरकार बिल्कुल भी नहीं बटे, बहुत मामूली मात्रा में बटे। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे, क्योंकि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर ओढ़ लिया था, उनके आसपास पूरा चुनाव सिमटा रहा और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ऊपर गुजरात की अस्मिता के ऊपर पूरा चुनाव लिया। और साथ ही साथ पाटीदार समाज की नाराजगी कहीं बड़ा फैक्टर नहीं बन पाई। वहां पर पोलराइजेशन भी हुआ, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन बिल्कुल हुआ, ये कहना पड़ेगा। वहां पर पूरी तरीके से गुजरात एक सॉफ्ट हिंदू स्टेट बना हुआ है। 2002 से गोधरा दंगों के बाद में बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, वो उसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला भी माना जाता है। आप कह सकते हैं कि वहां पर पोलराइजेशन बड़ी तेजी से हो जाता है। ये अंतिम दौर में, चुनाव के अंतिम दौर में ये चीज देखने को भी मिली। और साथ ही साथ पाटीदार फैक्टर नहीं चला और इसके पाटीदारों के कारण जो दूसरी जातियां थी, अन्य जातियां थी, उन्होंने खुल करके बीजेपी को वोट भी दे दिए। और इसके बाद में अगर आप बात कहूं तो सबसे बड़ी जो बात थी वो थी बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट। जो हमने देखा बीजेपी का माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट, बूथ पर लाने का, वो हर 40 घरों पर एक एक व्यक्ति उन्होंने तैनात किया था, जिसको पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख का नाम दिया था। हर बूथ पर उनकी टीम पहले से तैनात थी, 6 महीने पहले से तैयारियां हो चुकी थी और कई इस तरह के 5 से 7 बूथों पर शक्ति केंद्र तैयार किए थे इन्होंने। तो नीचे का जो मैनेजमेंट जो किया था और कांग्रेस के वोट काटने के लिए उन्होंने कई सारी पार्टी को यूज किया, एनसीपी को यूज किया, शंकर सिंह वाघेला की पार्टी को यूज किया, जो कांग्रेस के वोट सीधे सीधे काट रहे थे। जहां पर कांग्रेस ने पटेल कैंडिडेट को टिकट दिया, वहां पर कई 3-3 पटेल लड़ा दी बीजेपी ने। ठीक है, मुझे बताइए आपका फाइनल आंकड़ा क्या है? मैं बीजेपी को क्लियर प्रोजेक्शन दे रहा हूं, 120 से 125 सीट बीजेपी इससे ज्यादा भी जा सकती है और कांग्रेस 55 से 60 के बीच में रहेगी। दीपक जी, कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपके इस एनालिसिस के लिए। तो आपने हाईएस्ट सीटें दी हैं अभी तक के जो आकलन आए हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अपर लिमिट में आप 125 सीटें दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये था कि अमित शाह ने बोला था 150 प्लस, क्या किसी ने 150 प्लस का प्रोजेक्शन दिया है? हम देखेंगे ब्रेक के बाद। तो कल सुबह 6 बजे से मेरे साथ देखिए आप सबसे तेज चुनावी नतीजे सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। हम बात कर रहे हैं हमारे 10 रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल की, जो 2 रिपोर्टर जिसमें हिमाचल के हैं, जिन्होंने कहा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और हमारे साथ लगभग 8 रिपोर्टर गुजरात गए हुए थे, वो थे, इसमें कुछ हिमाचल भी गए थे, बट हमने अलग अलग कर दिया हिमाचल और गुजरात को। राजेश कुमार हमारे सहयोगी हैं जो बताते हैं कि बीजेपी को 90 से 95 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 82 से 86 सीट मिलेगी और अन्य को 6 सीटें मिलेंगी। मुझे सिर्फ राजेश ये बताइए कि अगर आप 90 सीट मिनिमम स्केल पर बीजेपी को दे रहे हो तो बहुमत से वो कम है, ये चमत्कार आपने कैसे किया? देखिए, मेरा जो आकलन रहा है दीपक जी, और जितना मैं घुमा हूं, मुझे लगता है ये फोटो फिनिश होगा, क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि 2 बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी और हार्दिक पटेल में राहुल गांधी का बड़ा इफेक्ट हुआ हो, बड़ा प्रभाव हो, उस चेहरों पर ऐसा नहीं मानता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी और हार्दिक पटेल 2 बड़े ऐसे चेहरे थे जिनका प्रभाव इन चुनावों पर साफ था। नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की साख बचाने में कहीं न कहीं कामयाब रहे हैं, वहीं हार्दिक पटेल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से महत्वपूर्ण चंक जो है, महत्वपूर्ण वोट जो है वो उससे निकालकर कांग्रेस को देने में सफल नजर आ रहे हैं। मैं सूरत में काफी घूमा और जो वोटिंग मैंने देखी वहां पे रिवेंजफुल वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग कर रहे थे, मानो जैसे बदला लेना हो। यानी कि हार्दिक पटेल अपने लोगों को, अपने समर्थकों को यह समझाने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने डंडे के जोर पर आपके आंदोलन को दबाने की कोशिश की है। और सूरत में जो राजनीतिक माहौल होता है उसका सीधा असर सौराष्ट्र पर पड़ता है दीपक जी, क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सौराष्ट्र से सूरत में काफी बसी हुई है, तो यहां जो दिन में चलता है वो सारी बातें रात में वहां होती है, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है, प्रभाव सौराष्ट्र पर पड़ने वाला है। तो सौराष्ट्र की सीटों पर अच्छा खासा फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन उसका क्रेडिट जो है वो राहुल गांधी को नहीं जाएगा, वो हार्दिक पटेल को ही जाएगा। साथ ही कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर थे, अगर मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो वो साइलेंट थे इस बार। उनके साथ जो पटेल कम्युनिटी के वोटर्स जुड़ेंगे वो कांग्रेस की टैली को ऊपर लेके जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद बात यह रही, क्योंकि गुजरात व्यापारियों व्यवसायियों के लिए जाना जाता है, जीएसटी और नोटबंदी का असर जरूर था, लेकिन व्यापारी वर्ग जो था वो बटा हुआ था।
कोई इसे बहुत बुरा कह रहा था, अगर 10 में से 6 इसे बुरा कह रहे थे तो 4 ऐसे भी थे जो इसके समर्थन में सामने आ रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदेमंद रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी। ये पिछले हमने 3 चुनावों में देखा है, जब मोदी वहां थे, अगर 2001 की बात करें, 2007 की बात करें, 2012 की बात करें, सीटें घटी है लगातार। 115 आखिरी चुनाव में थे। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेंगी? कुछ नहीं हुआ है, बल्कि भारतीय मोदी जो थे, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, वो गुजरात से बाहर आ गए। तो फोटो फिनिश रहेगा, आसपास ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को 5-7 सीटें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे रहेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। दीपक जी। ठीक है राजेश, आपके आकलन से मैं सहमत भी हूं, असहमत भी हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना फोटो फिनिश दोनों के बीच में होगा, क्योंकि आखिरी दौर में प्रधानमंत्री ने इस चुनाव को बहुत अच्छे ढंग से संभाला था। और आप जिन इलाकों में गए थे वो वाकई पटेलों और पाटीदारों का गढ़ था, और उन इलाकों में वही आपको देखने को मिला होगा, माफ कीजिएगा, जो पटेल या पाटीदार सोच रहे थे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे कई सारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीषा अवस्थी मौजूद है, हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे मौजूद हैं, रजत राकेश टंडन मौजूद हैं और यतेंद्र शर्मा मौजूद हैं, और इन तमाम लोगों से हम उनका आकलन जानेंगे। फिलहाल एक ब्रेक। तो हम कर रहे हैं इस वक्त हिमाचल और गुजरात का एग्जिट पोल। हिमाचल में हमारे 2 रिपोर्टर मौजूद हैं और 8 ऐसे रिपोर्टर हमारे साथ हैं। सीनियर एडिटर हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जो गुजरात में लंबा वक्त गुजार कर आए हैं। उनका एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं यतेंद्र शर्मा के पास। यतेंद्र, आपके हिसाब से सबको कितनी कितनी सीटें मिलेंगी? दीपक जी, अगर मैं बीजेपी की मैं बात करूं तो इस बार बीजेपी को काफी नाराजगी का सामना करना पड़ा है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी 22 सालों की सरकार की रही हो, या जो आंदोलन पाटीदार पिछड़ा और दलित वर्ग का जो कॉम्बिनेशन बनाया कांग्रेस की तरफ से, उसका भी यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि जो आंकड़े, मेरा खुद का अनुमान है, वो बीजेपी की सरकार तो बनती दिखाई दे रही है, लेकिन काफी सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। मेरा जो आकलन है वो 92 से 103 सीटें बीजेपी को आ सकती है। वहीं 72 से 79 सीटें बीजेपी को आ सकती है, 2 से 4 सीटें अन्य लोगों को आ सकती है। माना यही जा रहा है कि जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी 22 साल की, उसका खामियाजा यहाँ पर बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो डेवलपमेंट की बात जरूर बीजेपी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जब उसे लगा कि मामला उसके हाथ से फिसल सकता है, स्थितियां पहले जैसी नहीं रही हैं, तो जो बीजेपी की जो ताकत समझी जाती है, हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण होता है या मुस्लिम तुष्टिकरण की वो बात हमेशा से करते आए, वो उनको आखिर में उठाना ही पड़ा और डेवलपमेंट के मुद्दे को पीछे छोड़ना पड़ा। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर और आदिवासी का जो पलायन का मुद्दा था, वो बड़े जोर शोर से दिखाई दिया, क्योंकि काफी सारे आदिवासी इलाकों में मेरा जाना हुआ, चाहे वो छोटा उदयपुर हो, दाहोद हो, महिसागर हो या गोधरा का जो आदिवासी इलाका हो, वहां पर यह मुद्दा बड़ी तेजी से दिखाई दिया कि क्योंकि जो कमाने वाला जो व्यक्ति होता है आदिवासी इलाकों में, जो परिवार का मुखिया होता है या जो लड़का होता है, वो साल भर बाहर रहता है रोजगार की तलाश में। तो ऐसे में इस मुद्दे को कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे बड़े जोर शोर से उठा रहे थे, उसको लेकर नाराजगी थी। हालांकि उस नाराजगी को दूर करने के लिए जो संघ का बनवासी कल्याण आश्रम है, उनके प्रचारक, उनके स्वयंसेवक, काफी मेहनत उन लोगों ने की कि आदिवासियों के गुस्से को कम किया जाए, तो काफी हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन फिर भी काफी वोट कांग्रेस की झोली में वहां से गया, इस तरह का अनुमान जो मुझे वहां जाने से लगा वो है। इसके साथ ही जो यूथ है, उसने जो यूथ के सामने एक रोजगार का मुद्दा, बड़ा मुद्दा था, जिसे कांग्रेस ने, खुद राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से उठाया कि काफी लाखों की संख्या में यूथ यहाँ का बेरोजगार है। तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बना। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फायदा दिखाई दिया, वो जो ध्रुवीकरण, हिंदुत्व का कार्ड तो था ही था, लेकिन साथ ही यहां पर कांग्रेस बेहतर विकल्प नहीं दे पाई। हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश की, लेकिन लोकल लीडरशिप की बात करें तो कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं ला पाई कांग्रेस जिसके नाम पर वोट पड़ सके, क्योंकि लोगों को नाराजगी थी बीजेपी को लेकर, उसकी सरकार को लेकर नाराजगी थी। लेकिन जब बात वोट देने की आई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई बेहतर विकल्प नहीं है, ऐसे मजबूरी में
वो बीजेपी की तरफ ही जाना पसंद करेंगे, ऐसा तमाम लोगों ने बिना कैमरे के हमसे बोला। और जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो बाद में अंतिम क्षण में आते आते प्रधानमंत्री मोदी भी उसी हिंदुत्व के कार्ड पर आए, पूरा संघ परिवार उसी मुद्दे पर लगा, और साथ ही जो एक बेहतर विकल्प नहीं हो पाया, इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नेक टू नेक फाइट इस बार देखने को मिली, जो पिछले 22 सालों में कांग्रेस नहीं दे पाई थी, वो इस बार हार्दिक और जो अल्पेश और जेडीएस की जो जोड़ी, मैं भी गुजरात में रहा, वहां पर कहीं कांग्रेस के फायदे में नजर आई। यतीन, जो आप कह रहे हैं नेक टू नेक फाइट जरूर कांग्रेस ने दी, बहुत अच्छी दी, और तीनों साथ में आ गए, उसकी वजह से और भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर था। लेकिन अंतिम 3-4 दिनों में बिल्कुल पासा पलट गया। जिस तरह से मुद्दे सामने आ, खुद मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो फ्रंट ले लिया, उसके बाद सब कुछ बदल सा गया। ये जरूर है कि अब जो सीटें आप कह रहे हैं पहले जैसे नहीं आएगी, वो तो लगातार कम होती चली गई, 115 ही अंतिम लास्ट इलेक्शन में भी आई थी। पर जितना आप बता रहे हैं, क्या पूरी तरह से आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि इतनी कम सीटें आ रही हैं बीजेपी की? देखिए प्रकाश जी, सीधी सी बात है, जहां पहले बीजेपी के तमाम लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, विकास की बात कर रहे थे कि उन्होंने गुजरात को एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला दिया, वो अंतिम चरण में आते आते हिंदुत्व के नाम पर आ गए। पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे अहमद पटेल के सीएम का चेहरा बनाने की बात हो, जो पोस्टर सामने आए, वो उस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि हिंदुत्व, जो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात राहुल गांधी करते थे, उनके वोटों में सेंध लग सकती है और विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए नजर आए, और बीजेपी को वापस अपने उसी मूल तत्व पर, उसी मूल मुद्दे पर वापस आना पड़ा, जिसके लिए वो पहचानी जाती है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि कितनी नेक टू नेक फाइट थी, कि तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी को वापस अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर ही लौटना पड़ा। हालांकि अगर यूपी की मैं बात करूं तो हिंदुत्व का मुद्दा था वहां पर, लेकिन प्रधानमंत्री को ना अयोध्या के राम मंदिर जाने को विवश होना पड़ा, ना वो मथुरा के जो बांके बिहारी का मंदिर है या कृष्ण जन्मभूमि है, वो वहां पर नहीं गए, लेकिन यहां पर उनको सोमनाथ मंदिर जाना पड़ा। और इसका बड़ा कारण यही था कि सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर कांग्रेस उसमें सेंध लगाती नजर आ रही थी। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर भी गिरी हुई थी, बीजेपी आदिवासियों के पलायन के नाम पर भी गिरी हुई थी, युवाओं के रोजगार के नाम पर भी गिरी हुई थी। तो उसको लगा कि यही मुफीद उसका रास्ता है, जो वापस उसके मुद्दे, जो पुराना मुद्दा है, जो उसकी पहचान है, उसी पर वापस आया जाए और उसी पर कांग्रेस को घेरा जाए। और उस रणनीति पर बीजेपी सफल होती हुई दिखाई दी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम रैलियां, जितनी भी रैलियां की, उनमें उन्हीं मुद्दों पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। ठीक है यतेंद्र, आप बिल्कुल जस्ट अबाउट मेजोरिटी दे रहे हैं, आपका व्यू है, मैं उस व्यू का सम्मान करता हूं, लेकिन ये भी तय है हमारे अभी तक के आकलन के हिसाब से, राजीव और संजय, जो 150 प्लस की बात अमित शाह कर रहे थे, 150 सीटें, वो फिलहाल दूर की कौड़ी दिखाई देता है। सीधे चलता हूं मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे के पास। प्रकाश, आपको क्या लगता है? दीपक, जैसा मैं खुद वहां 14-15 दिन रहा, मैंने सौराष्ट्र यात्रा शुरू की और खत्म की भुज पे। मेरा आकलन ये है कि जैसा सब कोई कह रहे हैं, बीजेपी कम तो जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी वो 105 से लेके 110 के बीच में सीटें ला सकती है। कांग्रेस जो है 60 पे थी, पर इन तीनों के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, 70 से 75 तक जा सकती है। अन्य की बात करें तो 2 से 3 होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन नतीजे 18 को आएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन पूरे चुनाव में मैंने एक चीज देखी कि सब कुछ वहां पर जो है बीजेपी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी। दोनों मुख्यमंत्री जो बदले गए, आनंदीप पटेल जी और रूपाणी जी, उनके प्रति भी लोगों में कोई जो है बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। यहां तक कि राजकोट में जहां मुझे शो करना था, वहां यह हालत हो गई थी कि बीजेपी की तरफ से कोई आने को राजी नहीं था शो में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर वहां पर भी जब बात मैंने ये की कि भाई मैं नेशनल चैनल से आया हूं, आपके शहर में आया हूं और ये पूरे हिंदुस्तान में चैनल देखा जाता है, तो वहां बड़ा प्रधान, जो राकेश ने भी एक बात कही, उसका एक इतना ज्यादा महत्व है। तो मैं पूरे तौर पे कहता हूं कि 40% जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट मोदी जी का था। वहां मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे पूरे बीजेपी की तरफ से, और साथ में उनके भले तमाम केंद्रीय मंत्री, हम मीडिया में लगातार बताते थे कि वो पहुंचे हुए हैं, लोग बहुत प्रचार कर रहे हैं, पर पूरे तौर पे वहां का लोगों का जुड़ाव जो है वो मोदी जी के प्रति था। भले गुस्सा उनका रूपाणी के लिए भी था और आनंदीप पटेल जी के लिए भी था। यहां तक कि पाटीदार जो बात की जा रही कि वो बहुत बटे हैं, बहुत गुस्से में हैं, वो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी रणनीति बनाई गई कि आपने देखा होगा कि मोदी जी ने कभी भी पाटीदारों के बारे में एक भी किसी अपनी रैली में कोई बात नहीं की, उन्होंने वो मुद्दा छेड़ा ही नहीं। तो पूरे तौर पे जो है ये मोदी वर्सेस अगेंस्ट ऑल था, लेकिन उसमें मोदी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे। उन्होंने जो अंतिम 3-4 दिन जो उन्हें एज मिला, तमाम जो ऐसे ऐसे मुद्दे आए जो बार बार मैं नहीं दोहराना चाहूंगा, उसने पूरी तरह से गेम पलट दिया है। और गेम पलटने का है कि इजी जो
सत्ता में तो आ ही रही है, पर 105 से लेके 110 तक का जो मेरा आकलन है वहां तक आराम से पहुंच जाएगी। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए, लेकिन कांग्रेस के लिए बस एक ही मॉरल बूस्टिंग ये रहेगा कि युवराज जो उनके थे पिछले 5-6 महीनों से काफी बदल गए हैं, और नतीजा उसका ये हुआ कि बीजेपी के तमाम सब बड़े लोगों को, यहां तक कि मोदी के अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, अमित शाह जैसे चाणक्य को सबको जुटना पड़ा उनके खिलाफ, और सारे पाटीदार और सबके बावजूद वो 5 से 10 सीटों का उनको एज मिलेगा। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि 40% अगर फायदा हुआ है तो केवल प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हुआ है। कांग्रेस ना तो कोई वहां लोकल लीडर दे पाई अपने पार्टी का, ना कुछ, भले वो तीनों उनके साथ आ गए। हार्दिक पटेल के उसमें रैलियों में भीड़ बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो वोटों में उतना तब्दील मुझे नहीं लगता उतना कर पाए। प्रकाश, जिग्नेश मेवाणी अलग चेहरा, बिल्कुल अलग तरह की राजनीति, अल्पेश ठाकुर बिल्कुल अलग तरह की राजनीति, और हार्दिक पटेल बिल्कुल अलग तरह की राजनीति। एक राजस्थान, एक आरक्षण का समर्थक ओबीसी में, और दूसरा विरोधी, तीसरा दलित का आंदोलन एक अलग दिशा में। क्या ये तीन जो अलग अलग चीजें थी, तीन अलग अलग फैक्टर थे, बीजेपी उसमें तालमेल बिठाने में असफल रही? कांग्रेस को कह सकते हैं असफल रही, क्योंकि हार्दिक पटेल भी नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, अंतिम समय में आए जरूर वो कांग्रेस के साथ, लेकिन जिस तरह से उनको कांग्रेस ने समझाया कि हम आरक्षण के बारे में सोचेंगे, ये करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि हार्दिक पटेल के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो बीजेपी में जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनका कद जो भी बढ़ा है वो बीजेपी का विरोध करके ही बढ़ा है। जहां तक अल्पेश की बात है, जिग्नेश की बात है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्हें कांग्रेस के साथ ही जाना था, आधिकारिक तौर पर वो आ गए। लेकिन वही मैं बार बार कह रहा हूं कि उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, और राहुल को कम से कम ये फायदा मिला कि अब लोग उनको सीरियसली लेने लग गए। उसी का नतीजा दीपक आपने भी देखा कि किस तरह से बीजेपी ने जो है पूरा सब कुछ, अपने सारे घोड़े जो आम भाषा में कहा जाता है खोल रखे थे वहां पर, कि किस तरह से यहां पर काउंटर किया जाए, इस तरह से डरे हुए थे। लेकिन धीरे धीरे हालात वैसे ही बनते चले गए हमेशा की तरह, अंतिम 3-4 दिनों में जो है पूरी तरह से पलट गया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर मुझे कहा जाए कि किसकी वजह से वो बीजेपी फिर से सत्ता में आएगी, तो वो सिर्फ मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे आ रही है, और कोई वजह नहीं थी। ठीक है प्रकाश, आपके इस तर्क का मैं सम्मान करता हूं कि मोदी सबसे बड़ा फैक्टर थे, और मुझे भी देखने को यही मिला कि मोदी से बड़ा फैक्टर इन चुनाव में कोई नहीं था। आप किसी को अगर गए इतने बीच बीच में जाते रहे, आपने भी देखा, और हम लोग की जब भी अनौपचारिक बातचीत हुई, आपका भी यही मानना रहा कि मोदी से बड़ा फैक्टर कोई नहीं था। हालांकि आप चाय पीने जहां जाते थे तो मैं ये देखता था कि आपको भीड़ जो है पूरी तरह से घेर लेती थी, और सेल्फी खिंचवाने में ज्यादा व्यस्त रहती थी, पर आप अपने पत्रकार होने का जो आप में जो गुण है वो आप कभी भूले नहीं। आप हर वक्त यही पूछते थे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आप चीजें निकाल लेते थे। नहीं, वहां पर भी जो बहुमत, मतलब 10 लोग अगर मैं उनसे बात करूं तो उसमें से 8 या 9 मुझे बोलते थे कि नहीं विकास हुआ है, मोदी जो है उसको हम वोट देंगे। प्रकाश जी, एक चीज पूछूं आपसे मैं, ये यतेंद्र ने भी 2 से 4 अदर्स का फैक्टर दिया, आपने भी 2 का दिया। क्या छोटू भाई वसावा या जिग्नेश मेवाणी को इतना एज दिया जाना जरूरी है, जबकि वो कांग्रेस और पाटीदार के सपोर्ट पर आ गए? नहीं, मैं वो अलग वो दे रहा हूं। आप लगातार देखिए, एनसीपी का वहां एक फैक्टर है, वो एनसीपी पार्टी का नहीं है, उनका खुद का फैक्टर है। जैसे प्रफुल्ल पटेल के 2 रिश्तेदार चुनाव लड़ते हैं, पिछले चुनाव में भी 2 उनके वहां से जीत गए हैं, तो एक हो सकता है 1 या 2 फिर से वो जीत जाए। बोस्की हैं एक, उनके प्रफुल्ल पटेल के भाई हैं छोटे, और प्रफुल्ल पटेल भले महाराष्ट्र से आते हैं, गोंदिया से आते हैं, लेकिन उनका बिजनेस काफी हद तक सदियों से वहां चला रहा है, तो वो एक फैक्टर जो मेरा लगता है मुझे कि एनसीपी शायद 1 या 2 सीटें वहां जीत सकती है। और एनसीपी का लगातार यही कहना है, जैसे मैंने दीपक जी को भी बताया था, कि वो कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से शरद पवार जी ने तारीफ भी की कि राहुल गांधी अब काफी मैच्योर हो गए हैं, पर उसके बावजूद राहुल गांधी इन तीनों के भरोसे इस कदर थे कि उन्होंने एनसीपी को कोई भाव नहीं दिया। ठीक है, अब हालात क्या है वहां पर, ये 2 रिपोर्टर से जानना बाकी है, फिर हम फ्लोर ओपन करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी है, जिनके पास हम 6:30 बजे आएंगे, और लगभग 6:35 पर हम हमारे आखिरी सहयोगी रजत राकेश टंडन के पास जाएंगे, जो कांग्रेस के एक्सपर्ट है, कांग्रेस बीट कवर करते हैं, और कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से क्या नुकसान हुआ, कांग्रेस ने कहां कहां गलतियां की, वो उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे हैं गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल्स की, जो सबसे ऑथेंटिक है और हमारे रिपोर्टर्स ने किए हैं। हिमाचल में हमारे दोनों रिपोर्टरों का औसत मत था कि भारतीय जनता पार्टी वहां आसानी से सरकार बना लेगी।
गुजरात में भी अभी तक जो सामने आए हैं उसमें कट टू कट सिर्फ एक ही नतीजा है, लेकिन बाकी कह रहे हैं कि बीजेपी सेल थ्रू कर जाएगी, बीजेपी सरकार अंततः बना लेगी। सीधे चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी के पास। मनीष भाई, आपका फिगर क्या कहता है? देखिए दीपक भाई, फिगर पे आंकड़ों पे आए उसके पहले मैं एक पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। जहां तक गुजरात चुनाव, एक प्रदेश के चुनाव में जो पहली बार मैंने देखा है अपने पूरे कार्यकाल में कि जिसमें अंतर्राष्ट्रीय साया दिखा, और इतना ही नहीं तो साम दाम दंड भेद इतिहास सब कुछ आ गया। अब आप कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साया कैसे? पाकिस्तान आया, जापान इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी ने बुलेट ट्रेन यहीं से जापान के प्रधानमंत्री को बुलाकर उन्होंने सब कुछ यहां पर खेल किया। और इतना ही नहीं तो जो बीजेपी का नारा था वो था विकास, हूं विकास छूं, गुजरात विकास छूं। इसके अलावा अगर बात की जाए जल थल वायु, यानी कि आप देख लें सड़क परियोजना, हजारों करोड़ की सड़क परियोजनाओं की घोषणा है। उसके बाद बात की जाए भावनगर से रोरो सर्विस, जल के जरिए बात करने की कोशिश गई। और फिर बात आती है कि हवा के जरिए, यानी कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, राजकोट के पास जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनना है उसके मद्देनजर ये सारी बातों के विकास की बात कर बीजेपी ने अपनी पूरी रणनीति तैयार की। और इसके बाद अगर हम आगे चलकर देखें तो मोदी का चेहरा, जैसे कि मेरे तमाम सहयोगी भी कह रहे हैं, आप भी गुजरात थे और उसके मद्देनजर मोदी का चेहरा तो था ही था, लेकिन अमित शाह की रणनीति को दरकिनार किया नहीं। आप बात करें कि बीजेपी के पक्ष में अगर विकास की बात है तो बीजेपी के विरुद्ध भी कुछ चीजें हैं जो कि प्रामाणिक हैं। बात जीएसटी की हो जाए, डिमोनेटाइजेशन की हो, बेरोजगारी की हो, राजेश ने कहा जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी फजीहत जो हुई दूसरे चरण के मतदान के पहले, जो सिब्बल ने अपने बोल के जरिए सब्बल से जो गड्ढा गाड़ा, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए मुसीबत निश्चित बनेगा। मणिशंकर अय्यर की बात कर लें, मणिशंकर अय्यर ने जो कहा कि भाई मेरे से जो गलती हुई वो ठीक है, कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत, और राहुल गांधी चूंकि एक ऐसी भूमिका में आना तय था जो कि ये तय था और वो हो गया, उसके तहत राहुल गांधी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। दंड की बात उन्होंने कही कि मुझे जो पार्टी दंड देगी मैं ले लूं। अरे दंड तो तब जब प्रचंड नुकसान हो गया, उसके बाद दंड का क्या? तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को जो नुकसान हुआ है दूसरे चरण में वो ये है। अब बात की जाए कि आखिर बीजेपी को जो आंकड़ों की बात आ रही है, तमाम सहयोगी टक्कर कांटे की बता रहे हैं। देखे किसमें कितना है दम तो सबने देख लिया। लेकिन दीपक भाई मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बीजेपी भी अपने इंटरनल सर्वे में ये जानती थी कि ये राह आसान नहीं, और इसकी शुरुआत मोदी ने सितंबर से कर दी थी। अगर आपको स्मरण हो, सितंबर में सूरत से रोड शो की शुरुआत हुई, और जिस तरह से उसका आभा मंडल होता था, जिस तरह से उसका इवेंट मैनेजमेंट होता था, जो उनके रोड शो हुए, चाहे राजकोट कह ले, सूरत कह ले, वडोदरा कह ले, आप इसकी भव्यता को देखकर ये मान सकते हैं कि बीजेपी सकपकाई हुई थी कि हां सब कुछ ठीक नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इन रोड शो के जरिए मोदी ने ये तक परवाह नहीं की। राजकोट में जिस दिन मोदी का रोड शो था उसी दिन तूफानी बारिश आई, पंडाल गिर गए, लेकिन मोदी ने अपना रोड शो नहीं रोका। मोदी भीगते हुए लोगों के बीच पहुंचे कि मैं तुम्हारा अपना हूं, मेरी अस्मिता गुजरात, ये सारी बातों के मद्देनजर जैसे राजीव ने शुरुआत की थी अस्मिता की, निश्चित अस्मिता की बात है, तमाम लोग नाराज हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके डीएनए में वो ये सोचते हैं कि हमारा अपना कोई दिल्ली में बैठा है। और जहां तक बात आती है इस तिकड़ी की, मैं तिकड़ी नहीं चौकड़ी कहूंगा, अल्पेश, जिग्नेश, हार्दिक और राहुल, ये चौकड़ी के साथ जो दिक्कत है वो दिक्कत मुझे दिखाई देती है कि लोगों में आत्मविश्वास नहीं दिखाई दे रहा कि भाई इनके साथ अगर जाते हैं तो इनकी परिपक्वता क्या, एक साथ एकजुट रहकर ये गुजरात को एक नई दिशा दे पाएंगे। दूसरा सवाल लोगों के मन में घर करता है वो ये कि अगर ये आ गए तो क्या दिल्ली से जो मदद आनी है, जो विकास कार्य शुरू हुए, क्या वो लगातार जारी रहेंगे? तो इन सारी बातों के मद्देनजर कांग्रेस को एज है, निश्चित है, लोग नाराज है। दक्षिण गुजरात में निश्चित आप ये सोचिए कि पिछले 2012 के जो नतीजे आए थे उसमें 30 से 32 ऐसी सीटें थी जिसमें 2,500 से 3,000 का अंतर था। और अगर वो 2,500 से 3,000 का अंतर है, बहुत ज्यादा नहीं होता, और कांग्रेस को इसी की एज मिल सकती है कि ये तीनों कांग्रेस के साथ हो गए। तो मेरी समझ में जो मुझे दिखाई देता है वो ये
कि अभी स्थिति बिल्कुल आसपास है, लेकिन हां बीजेपी एक पायदान ऊपर है, तो ऐसा लगता है बीजेपी सरकार जरूर बनाएगी। लेकिन मेरा आंकड़ा जो जाकर रुकता है वो 95 से 100 के बीच में और कांग्रेस 72 से 75 के बीच में। बाकी 5 से 7 जो बचते हैं वो निर्दलीय और एनसीपी की, जैसा प्रकाश जी कह रहे थे, और तमाम बातें सामने आई। तो प्रधानमंत्री के प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये चेहरा ना तो बीजेपी ने अभी स्पष्ट किया है। हालांकि विजय रूपाणी पे गाहे बगाहे संकेत संदेश के जरिए बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी कहना मुश्किल होगा कि अगर बीजेपी आती है तो क्या विजय रूपाणी होंगे। कांग्रेस के लिए तो चेहरे की दिक्कत है ही। तो ऐसी स्थिति में अभी चेहरा साफ नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होगा, हरे कालीन पे कौन चलेगा, 15 घंटों का वक्त बाकी है दीपक भाई। लेकिन हां, आज की रात सबके लिए करवट बदलती हुई रात होगी, क्योंकि आंकड़े जो भी जमीन पर है उसने ये पाया है कि बीजेपी के लिए वो 150 का सपना जो कि लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन कामयाबी हासिल होगी या नहीं होगी ये अभी मुश्किल। और 15 घंटों की बात है, जैसे ही एक एक कर चीजें खुलेंगी, मुझे लगता है कौन जीता कौन हारा और सुल्तान कौन, ये साफ हो जाएगा। बिल्कुल साफ हो जाएगा। रजत, आपका क्या आकलन है? और फिर मैं आपके पास आऊंगा कांग्रेस के बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए। देखिए, सीटों में दीपक जी मैंने बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिया है। 80 से 90 सीटें मैंने कांग्रेस को दी है और 90 से 100 दी है मैंने भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिन 12 से 14 जिलों में मैं गया वहां नेक टू नेक फाइट दिखी। लोगों में नाराजगी है, नाराजगी मोदी से कोई नाराजगी नहीं है। विजय रूपाणी जिस तरीके से गुजरात को आगे लेकर चल रहे थे वहां लोगों को नाराजगी है। पीने के पानी की दिक्कत है, हॉस्पिटलाइज का जो प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल्स का हुआ है उसको लेकर दिक्कत है लोगों पर वो तो पूरे देश में हुआ है। लेकिन वहां ज्यादा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि 22 सालों में बीजेपी है, बड़ी बड़ी विकास के दावे हो रहे हैं और गुजरात मॉडल को देश में मॉडल बनाया बीजेपी ने, और गुजरात ही अगर संपन्न नहीं हुआ, वहां रोजगार नहीं मिला और जीएसटी और नोटबंदी के बाद अगर लोग परेशान हुए तो कैसे बीजेपी गुजरात के साथ आगे चलेगी, बड़ा सवाल ये है। हाँ, कांग्रेस के साथ एक बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी ने जो 10 सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे थे, बीजेपी उसमें फंस गई थी, लेकिन बयानबाजी हुई। दूसरी बड़ी बात यह थी कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस का बूथ लेवल का मैनेजमेंट नहीं है, बक्सा उठाने वाला व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है। भाजपा के पास डिसिप्लिन कार्यकर्ता है, नीचे से लेकर ऊपर तक कमिटमेंट के साथ लाइन में खड़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी बड़ी चीज यह है कि मोदी जैसा बड़ा फेस है जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, गुजरात के लोग वो मानते हैं कि मोदी काम कर सकते हैं। कांग्रेस के पास कोई लोकल फेस नहीं था, राहुल गांधी ने ही पूरा कैंपेन खुद लीड किया, इसलिए दिक्कत कांग्रेस को वहां हुई। लेकिन शुरुआती दौर में कांग्रेस बहुत आगे चल रही थी, राहुल गांधी ने इस बार बहुत बड़े ब्लंडर्स नहीं किए। मंदिर भी गए और मंदिर जाने के बाद जो वोट बैंक और जो आप फिगर्स देखेंगे और औसतन फिगर भी देखेंगे, यहां पर भी कांग्रेस को खड़ा होना का हक इस वक्त नहीं था, क्योंकि इतनी कमजोर हो चुकी थी कांग्रेस गुजरात में और देश में कि 50-60 सीटें भी कांग्रेस की नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस को लगता था कि जो मंदिर गए हैं और जो हिंदू वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं डेंट लगा है इस बार गुजरात के। इसीलिए आप औसतन देखेंगे एग्जिट पोल्स में दीपक जी कि 60 से कम सीटें कांग्रेस को नहीं मिल रही, यानी ये मंदिर जाने का जो फॉर्मूला था वो कहीं ना कहीं ठीक था, लेकिन हाँ, फॉर्मूला गलत कहां हुआ। सिब्बल साहब की बयानबाजी, मणिशंकर अय्यर की, और जिस तरीके से सोमनाथ टेंपल जाने के बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है, इससे सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई जो कांग्रेस के लिए बैकफायर हुई। मणिशंकर अय्यर को बाहर का रास्ता जरूर दिखाया गया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था कांग्रेस को। लेकिन मुझे बताइए, कपिल सिब्बल, अगर कपिल सिब्बल को एक रास्ता दिखा दिया जाता या उनके बयान से किनारा कर लिया जाता इस आर्गुमेंट की बजाय कि कपिल सिब्बल तो वकील है और वकील के तौर पे वो कुछ भी कह सकते हैं, और एक 1985 का डाउ केमिकल्स का केस निकाल लिया जिसमें अरुण जेटली वकील थे, अगर कपिल सिब्बल को सीधे तौर पर निकालते और राम मंदिर के लिए एक पॉजिटिव बयान देते तो कांग्रेस को फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क पड़ता। लोग इस बात को कह रहे थे कि जब आप जनेऊधारी बनने को तैयार हैं, मंदिर जाने को तैयार है, रुद्राक्ष की माला पहनकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है, तो राम मंदिर पर तैयार क्यों नहीं है? लेकिन कांग्रेस को लगता है कि अगर अभी इस चीज को छेड़ेंगे तो जो साइलेंट वोट बैंक है अल्पसंख्यक का, जिसकी तरफ इस बार कांग्रेस ने नहीं देखा है और मानते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो 10% वोट बैंक हमको मिल रहा है, तो इस बयान के चलते वो वोट बैंक इधर उधर हो सकता था या घर से ना निकलता। इसलिए कांग्रेस की
स्ट्रेटजी थी कि अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं बोलना है, पर्दे पर कुछ नहीं दिखाना है, रैली में कोई तस्वीरें नहीं होनी है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि आप वहां 80% की लड़ाई लड़िए, ये 20% आपके साथ है, लेकिन 20 नहीं, सिर्फ 9%। वहां पे मुसलमान सिर्फ 9%। 9% पे है, लेकिन भी दीपक इतना बटा हुआ है, गोरा मुस्लिम, आप खुद जानते हैं। गोरा मुस्लिम बीजेपी को वोट, ट्रेडिशनल बीजेपी। मुझे जो समझ आता है दीपक कि जो सारी स्थितियां बदली, बीजेपी की रणनीति बड़ी साफ थी, एक साथ 2 जगह चुनाव, हिमाचल और गुजरात, पर बीच में जो 1 महीने का समय था, कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी शुरू में। वो जो समय मिल गया बीजेपी को, पीक बहुत जल्दी हो गया, इतनी जल्दी चला गया कि सारे मीडिया में हर जगह ये हो गया कि नहीं जी कांग्रेस इस बार वहां एंटी इनकम्बेंसी का पूरा फायदा उठा रही, ये है वो है। वो जो 1 महीने का समय मिला, बीजेपी ने पूरी रणनीति बहुत पहले से बना रखी थी, जो मनीष जी भी कह रहे थे, और आपसे भी जब भी मेरी बात होती थी आप इस बात को कहते थे कि जो है ये इतनी जल्दी पीक पे, और बीजेपी अगर कुछ नहीं उतना ज्यादा उसका जवाब दे रही है तो उसका मतलब यह है कि रणनीति बड़ी साफ है बीजेपी की, कि जब चुनाव बहुत नजदीक होंगे, 10-15 दिन रहेंगे, तब हम जो है अटैक करना शुरू करेंगे। वही हुआ कि जब राहुल गांधी इतने पीक पे चले गए, सारे मुद्दे, मंदिर, ये वो सब जगह दिखाया जाता रहा, उसके बाद धीरे धीरे जो है जब मोदी में, क्योंकि जब मैं गुजरात में था तो सब यही कहते थे कि जब मोदी आ जाएंगे सामने तो सारी स्थितियां, अभी आप लोग दिल्ली से आते हैं, आप यहां बातें करते हैं, शो करते हैं, आप दिखाते हैं कि जी कांग्रेस बड़ा अच्छा कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मोदी आ जाएंगे सारी हवा बदल जाएगी, और वही तकरीबन हुआ। वो बात अलग है कि हम अंतिम 4-5 दिनों की बात कर रहे हैं कि बयानबाजी हुई कांग्रेस की तरफ से, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जो मुझे लगता है मेन फैक्टर दीपक, जो आप भी लगातार कहते थे कि जो 1 महीने का समय मिल गया हिमाचल और गुजरात के चुनाव में, बीजेपी ने अपनी रणनीति बड़े साफ तौर पे बना रखी थी। देखिए रणनीति ठीक है, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि रणनीति बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बात यह भी साफ है कि होम ग्राउंड था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए गुजरात का। इस मॉडल को देश को दिखाया गया, भारत में सरकार बनाई गई, इतने राज्यों में आपने इस मॉडल को आगे कर चुनाव जीता। लेकिन दीपक जी, मैं इस बात मैं गुजरात को अलग, बाकी राज्यों से अलग मानता हूं, क्योंकि चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, जहां पर बीजेपी ने बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाई, वहां पे सब जगह वो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ थी। यानी वहां पे प्रीवियस सरकारें कांग्रेस या किसी और की थी। जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता दीपक जी कि इस बार बीजेपी लास्ट के जो 15 दिन थे, जिस वक्त कांग्रेस का, जैसा प्रकाश जी ने कहा, पीक पे था राहुल गांधी का प्रचार, कुछ डेस्परेट नजर आई बीजेपी? जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उन लोगों का नाम रैलीज से लिया जो लोग शायद राजनीतिक कद में बहुत छोटे थे, जैसे शहजाद पूनावाला जो कि डेलीगेट मेंबर भी नहीं थे, उसके बाद भी नाम लिया गया, बाकायदा थैंक्स किया गया। सलमान निजामी का नाम था, वो भी एक नाम ऐसा था जो छोटा नाम था, और प्राइम मिनिस्टर ने अपने रैली से नाम लिया। तो कुछ गलतियां होंगी, डेस्परेट नजर आई। कुछ बीजेपी लग रहा था कि हाँ बीजेपी को भी की फंसी हुई है, जिस तरीके से हार्दिक पटेल की रैली आ रही थी, कुछ लगा कि हाँ डेस्परेट है बीजेपी इस बार गुजरात में चुनाव को लेकर। वो बीजेपी की रणनीति थी बिल्कुल साफ तौर पर, उनको पता था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं गलती करेगी। जी मनीष जी, मेरा ये कहना है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी क्यों इतनी सकपकाई हुई नजर आई इस पूरे गुजरात चुनाव में, उसकी वजह यह है कि पिछले 4-5 महीनों से, जब से जीएसटी आया और उसके बाद से जो सोशल मीडिया पे बैशिंग चल रही थी, वो बैशिंग का असर कहीं गुजरात चुनाव पे ना हो, एक, और दूसरा बीजेपी, और खासकर जैसा अभी रजत कह रहे थे कि ये मोदी की होम पिच है, होम टर्फ पे मोदी, अमित शाह अगर किसी कारण से कमजोर साबित हो जाते हैं, और ये समझिए कि जो एग्जिट पोल आए हैं इसका अगर पासा पलट जाता है, तो ऐसी स्थिति में देश में संकेत और संदेश ये जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है। इस कारण से भी रणनीति के तहत मोदी, अमित शाह और बीजेपी ने पूरी ताकत गुजरात में झोंकी, और अब आखिर किसकी एंट्री होगी, किसकी एग्जिट, कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है। एंट्री तो बीजेपी की हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जितने एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं, और हमारे रिपोर्टर्स भी जो गए हैं, तमाम अलग अलग पार्टीज कवर करने वाले, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत अनुभवी, उनके हिसाब से बीजेपी को मिलेंगे 103 सीटें, कांग्रेस को मिलेंगी 76 सीटें, और अदर्स को मिलेंगी 3 सीटें। यानी भारतीय जनता पार्टी यहां भी बहुमत से लगभग 10 सीटें ज्यादा है। यानी भारतीय जनता पार्टी को आसानी से क्लियर मेजोरिटी मिल रही है। यानी मोदी एक बार फिर जीत जाएंगे एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ। यानी उनके लिए जो फैक्टर था वो ये था कि विजय रूपानी और आनंदीबेन पटेल का जो कार्यकाल था वो बड़ा विवादित था। उसमें हार्दिक पटेल पैदा हुए, उसमें जिग्नेश मेवानी पैदा हुए, उसमें अल्पेश ठाकुर पैदा हुए, लेकिन उसके बावजूद जो वैक्यूम था
वो मोदी ही भर पाए। और मोदी के लिए कहा जाए तो पहले नंबर से 10वें नंबर तक सिर्फ मोदी ही मोदी थे इन चुनाव प्रचार में। इसके अलावा बीजेपी का कोई खेवनहार या पालनहार नहीं था। अमित शाह थे, वो टॉप स्ट्रैटेजिस्ट थे, वो सबसे बड़े रणनीतिकार थे, लेकिन मोदी फैक्टर ही एक ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी की इस जीत के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी अगर बीजेपी जीतती है तो मोदी के कारण ही जीतेगी, और अगर बीजेपी हारती है तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जो इकट्ठा कैंपेन किया है उसके परिणाम के तौर पर इतनी सीटें कम हो सकती है, 115 से 103 तक आ सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रबल संभावना भारतीय जनता पार्टी की दिखाई पड़ रही है। हमारी इस खास पेशकश रिपोर्टर्स के एग्जिट पोल में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।